हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष रावत और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल बुक्स क्लब में। दोस्तों, आज हम द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है बड़ा कैसे सोचें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में मैंने एक बड़ी औद्योगिक कंपनी के रोजगार विशेषज्ञ से चर्चा की। यह विशेषज्ञ हर साल 4 महीने कॉलेजों में जाकर वहाँ के प्रतिभाशाली सीनियर छात्रों को अपनी कंपनी के जूनियर एग्जीक्यूटिव प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुनती थी। उनकी बातों से लगा जैसे वह छात्रों के रवैये से निराश थी। मैं हर दिन 8 से 12 ऐसे कॉलेज सीनियर्स का इंटरव्यू लेती हूँ जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। हम स्क्रीनिंग इंटरव्यू में जिस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं वह होती है उनकी प्रेरणा, उनका प्रयोजन। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यह आदमी कुछ साल बाद हमारे लिए बड़े प्रोजेक्ट कर सकता है, हमारे ब्रांच ऑफिस या फैक्ट्री को संभाल सकता है, या किसी और तरीके से कंपनी के लिए बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता है। मुझे यह कहना पड़ेगा कि मैं जिन लोगों की चर्चा करती हूँ उनमें से ज़्यादातर सीनियर्स के व्यक्तिगत लक्ष्यों को देखकर मैं खुश नहीं हूँ। आपको यह जानकर हैरत होगी कि 22 साल के लड़के हमारी बाकी किसी चीज़ से ज़्यादा हमारे रिटायरमेंट प्लान में रुचि लेते हैं। उनका दूसरा पसंदीदा सवाल होता है, क्या मुझे घूमने को मिलेगा। उनमें से ज़्यादातर लोगों के लिए सफलता शब्द सुरक्षा का पर्यायवाची होता है। हम इस तरह के लोगों को अपनी कंपनी से जोड़ने का जोखिम क्यों उठाएं। आज के युवा बाकी बातों में तो इतने आधुनिक हो गए हैं, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि वे अब तक अपने भविष्य के बारे में इतना संकुचित रवैया क्यों रखते हैं। हर दिन अवसर बढ़ते जा रहे हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्र में हमारा देश रिकॉर्ड तरक्की कर रहा है। हमारी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। अगर अमेरिका में तरक्की का कोई युग है तो वह यही है। अब अगर इतने सारे लोगों की सोच इतनी छोटी है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सचमुच बड़ा सोचते हैं तो आपके सामने बहुत कम प्रतियोगिता है और आपके लिए एक बहुत बड़े कैरियर का रास्ता खुला हुआ है। सफलता के मामलों में लोगों को इंच या पाउंड के हिसाब से नहीं नापा जाता, ना ही उन्हें कॉलेज की डिग्रियों से या पारिवारिक पृष्ठभूमि के पैमाने से नापा जाता है। उन्हें तो उनकी सोच के आकार पर नापा जाता है। आप कितना बड़ा सोचते हैं यही आपकी उपलब्धि के आकार को तय करता है। देखते हैं कि हम किस तरह अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं। अभी आपने खुद से जाकर पूछा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद का मूल्यांकन कम करने की होती है, यानी कि खुद को सस्ते में बेचने की कमजोरी। आत्म मूल्यांकन में कमी अनगिनत तरीकों से साफ दिखती है। जॉन अखबार में एक नई नौकरी का विज्ञापन देखता है, वह इसी नौकरी को करना चाहता है, परंतु वह इसके लिए कोई कोशिश नहीं करता क्योंकि वह सोचता है मैं इस नौकरी के लिए पर्याप्त योग्य नहीं हूँ, इसलिए कोशिश करने की मेहनत क्यों करूँ। या जिम जॉन के साथ डेटिंग जाना चाहता है, परंतु वह उनसे नहीं पूछता है क्योंकि उसे लगता है कि वह तैयार ही नहीं होगी। टॉम को लगता है कि मिस्टर रिचर्ड्स उनके माल के अच्छे ग्राहक हो सकते हैं, परंतु मिस्टर रिचर्ड्स से मिलने नहीं जाता है। उसे लगता है कि मिस्टर रिचर्ड्स जैसे बड़े आदमी उससे नहीं मिलेंगे। पीट नौकरी का आवेदन भर रहा है और उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, आप शुरुआत में कितनी तनख्वाह चाहेंगे। पीट एक छोटी सी रकम लिख लेता है क्योंकि उसे लगता है कि वह इससे ज़्यादा तनख्वाह के योग्य नहीं है, जबकि वह इससे ज़्यादा तनख्वाह पाना चाहता है। हजारों सालों से दार्शनिक हमें यह सलाह देते आ रहे हैं कि खुद को जाने, परंतु ज़्यादातर लोग इस सलाह का मतलब यह निकालते हैं कि खुद के नकारात्मक पहलू को जाने। ज़्यादातर आत्म मूल्यांकनों में लोग अपनी गलतियों, कमियों, अयोग्यताओं को लंबी सी मानसिक सूची बना लेते हैं। हमें अपने कमियां पता हों अच्छी बात है, इससे हम यह पता चलता है कि हम इन क्षेत्रों में कैसे सुधार कर सकते हैं। परंतु अगर हम सिर्फ अपने नकारात्मक पहलू को ही जान पाएंगे तो मैं कहता हूँ कि आप परेशानी में फंस जाएंगे। हमारा मूल्य अपनी नज़रों में कम हो जाएगा। यहाँ एक अभ्यास दिया गया है जिसे आप अपने सच्चे आकार को नाप सकते हैं। मैंने एक एग्जीक्यूटिव और सेल्स पर्सनल के अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में आजमाया है। यह वाकई काम करता है। पहला, अपने 5 प्रमुख गुणों को तय करें। किसी निष्पक्ष दोस्त की मदद लें, जैसे आपकी पत्नी, आपका सीनियर, आपका प्रोफेसर, कोई समझदार व्यक्ति जो आपकी सच्ची राय दे सके। गुणों को घरेलू उदाहरण हैं शिक्षा, अनुभव, तकनीक, योग्यता, हुलिया, संतुलन, घरेलू जीवन, रवैया, व्यक्तिगत लीडरशिप की योग्यता। दूसरा है, हर गुण के सामने अपने उन 3 परिचित व्यक्तियों के नाम लिख लें जो बेहद सफल हैं।
परंतु उनमें यह गुण इतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में यह गुण आप में है। इस अभ्यास को पूरा कर लेने पर आप पाएंगे कि आप किसी न किसी बात में कई सफल लोगों से आगे हैं। ईमानदारी से आप एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, आप जितना सोचते हैं आपसे बड़े हैं। इसलिए आप अपनी सोच को भी अपने असली आकार के हिसाब से बना लें। उतना ही सोचें जितना बड़े आप हैं और कभी खुद को सस्ते में न बेचें। जो व्यक्ति अचल शब्द के लिए भेद दुर्भेद शब्द का प्रयोग करता है या बचत की जगह वित्तव्ययता शब्द का प्रयोग करता है, उसके बारे में हम यह जान पाते हैं कि उनकी शब्दावली का दायरा बड़ा है, परंतु क्या उनके पास एक बड़े चिंतक की शब्दावली है? शायद नहीं। जो लोग कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो लोग ऐसे अलंकारिक वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिन्हें समझने में आम लोगों को कठिनाई होती है, वे दरअसल दिखावटी और घमंडी होते हैं। और दिखावटी लोग आमतौर पर छोटे चिंतक होते हैं। किसी व्यक्ति की शब्दावली का महत्वपूर्ण पैमाना उसके शब्दों की संख्या का आकार नहीं है। असली महत्व की बात तो यह है कि उसके शब्दों का इस पर और सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ एक मूलभूत बात बताई जा रही है। हम शब्दों और वाक्यों में नहीं सोचते, हम तस्वीर और ये बिंबों में सोचते हैं। शब्द विचारों के लिए कच्चा माल है। जब उन्हें बोला जाता है या पढ़ा जाता है तो हमारा दिमागी कंप्यूटर इन शब्दों को अपने आप तस्वीर में बदल देता है। हर शब्द, हर वाक्य आपके दिमाग में एक अलग तस्वीर बनाता है। अगर कोई यह कहता है जिम में एक नया स्प्लिट लेवल खरीदा है तो हमारे दिमाग में एक अलग तस्वीर बनती है। परंतु अगर आपको बताया जाता है जिम ने एक नया रेंच हाउस खरीदा है तो हमारे दिमाग में दूसरी तस्वीर बनती है। हमारे दिमाग में अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शब्दों की वजह से बनती है। इसे इस तरीके से देखें, जब आप बोलते हैं या लिखते हैं तो आप एक तरह से दूसरे लोगों के दिमाग में फिल्में दिखाने वाले प्रोजेक्टर का काम कर रहे हैं। और आप जिस तरह की फिल्म दिखाएंगे सामने वाले पर आपका प्रभाव वैसा ही होगा। मान लीजिए आप लोगों को यह बताते हैं, मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि हम असफल हो गए हैं। इस वाक्य का उन लोगों पर क्या असर होगा? वे लोग इन शब्दों में हार और निराशा और दुख के चित्र देखेंगे जो असफल शब्द में छुपे हुए। उसके बजाय अगर आप कहते हैं यह रहा एक नया उपाय जिससे हम सफल हो सकते हैं, तो इसका उनके उत्साह बढ़ जाएगा और वे एक बार फिर कोशिश करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मान लीजिए आप कहते हैं हमारे सामने एक समस्या है। ऐसा कहने पर दूसरों के दिमाग में आम एक तस्वीर बना देती है जो सुलझाने में मुश्किल और अप्रिय होगी। इसके बजाय यह कहें हमारे सामने एक चुनौती है, और इस वाक्य से आप एक ऐसी मानसिक तस्वीर बना देते हैं जिसमें आनंद है, खेल है, करने के लिए कुछ अच्छा है। या किसी समूह से कहें हमने काफ़ी बड़ा खर्च कर डाला और लोगों को लगता है कि खर्च हुआ पैसा कभी वापस नहीं लौटेगा। निश्चित रूप से यह नकारात्मक वाक्य। इसके बजाय यह कहें हमने काफ़ी बड़ा निवेश किया है, और लोग एक ऐसी तस्वीर बना लेंगे जिसमें बाद में लाभ लौटता हुआ दिखता है, और यह एक बहुत सुखद दृश्य होता है। मुद्दे की बात यह है कि बड़े चिंतकों में अपने और दूसरों के मस्तिष्क में सकारात्मक, प्रगतिशील और आशावादी तस्वीरें बनाने की कला होती है। बड़ी सोच के लिए हमें ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो सकारात्मक मानसिक चित्र प्रदान कर सके। नीचे बाएं हाथ की कॉलम में कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें छोटे नकारात्मक निराशाजनक वाक्य होते हैं। दाएं हाथ में कॉलम में इसी परिस्थिति को बड़े सकारात्मक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। पढ़ते समय खुद से पूछें मैं किस तरह से मानसिक चित्र देख रहा हूँ। छोटे नकारात्मक मानसिक चित्र उत्पन्न करने वाले वाक्य। पहला, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम हार चुके हैं। बड़े सकारात्मक मानसिक चित्र उत्पन्न करने वाले वाक्य, अभी हम हारे नहीं हैं, हम कोशिश करते रहेंगे। यह रहा एक नया उपाय जिससे हम सफल हो सकते हैं। दूसरा, मैंने पहले भी यह बिज़नेस किया था और मैं इसमें असफल हो गया, मैं अब दोबारा भूल कर भी यह कोशिश नहीं करूँ। सकारात्मक, मैं एक बार इसमें ज़रूर असफल हुआ था, परंतु मेरी गलती इतनी ही थी कि मैं एक बार फिर कोशिश करके देखूँगा और इस गलती को नहीं दोहराऊँगा। नकारात्मक, मैंने कोशिश करके देखा है परंतु यह माल बिकता ही नहीं है, लोग इसे खरीदना ही नहीं चाहते। सकारात्मक, अब तक यह माल नहीं बेच पाया था परंतु मैं जानता हूँ कि यह अच्छा है और मैं ऐसा फॉर्मूला ढूंढ ही दूँगा जिससे यह धड़ाधड़ बिकने लगे। चौथा, नकारात्मक, बाजार माल से अड़ा पड़ा है। सोचिए 75% संभावित माल तो पहले ही बिक चुका है।
बेहतर है कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं। सकारात्मक सोचिए, 25% बाजार तो खुला पड़ा है। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि यह बहुत बड़ा अवसर है। नकारात्मक, उनके ऑर्डर छोटे होते हैं, मैं उनके पास नहीं जा पाऊंगा। सकारात्मक, उनके ऑर्डर अब तक छोटे हैं, वे मेरी ऐसी योजना बनाता हूं जिनसे वे मुझे और मुझसे मेरा ज़्यादा माल खरीदे। नकारात्मक, आपकी कंपनी में चोटी पर पहुंचने में मुझे 5 साल लगेंगे और 5 साल बहुत लंबा समय है, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है। सकारात्मक, 5 साल का सबसे ज़्यादा नहीं होता है। ज़रा सोचिए, इसके बाद भी मेरे पास चोटी के पद पर रहने के लिए 30 साल का समय बचता है। नकारात्मक, प्रतियोगी पर कंपनी के पास हर लाभ है, मैं उनके विरुद्ध अपनी माल कैसे बेच सकता हूँ। सकारात्मक, प्रतियोगी कंपनी दमदार है, मैं इससे इनकार नहीं करता, परंतु किसी के पास भी पूरे लाभ नहीं होते। हम बैठकर सोचें और ऐसा तरीका खोजें जिससे हम उन्हें हरा सकते। नकारात्मक, कोई भी वह माल नहीं खरीदेगा। सकारात्मक, वर्तमान स्वरूप में शायद इसे न बेचा जा सके, परंतु हम कुछ परिवर्तनों के बारे में विचार करके इसे बेच सकते हैं। नकारात्मक, हम अब तक इंतजार करते रहें जब तक मंदी नहीं आ जाती, फिर हम स्टॉक खरीदेंगे। सकारात्मक, हम अभी निवेश करते हैं, हम मंदी के बारे में भला क्यों सोचें, हम समृद्धि पर अपना पैसा क्यों न लगाएं। नकारात्मक, मैं इस काम के लिए ज़्यादा युवा बूढ़ा हूँ। सकारात्मक, युवा बूढ़ा होना एक फायदे की बात है। नकारात्मक, यह उपाय सफल नहीं होगा, मैं यह साबित कर सकता हूँ। चित्र, अंधेरा, उदासी, निराशा, दुख, असफलता। सकारात्मक, यह उपाय सफल होगा, मैं यह साबित कर लूँगा। चित्र, चमक, आशा, सफलता, आनंद और विजय। बड़े चिंतक की शब्दावली विकसित करने के 4 तरीके होते हैं। यहाँ 4 तरीके दिए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप बड़े चिंतक की शब्दावली विकसित कर सकते हैं। पहला, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सकारात्मक, आशावादी शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करें। जब कोई आपसे पूछता है आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं और आप उसे जवाब देते हैं, मैं थका हुआ हूँ, मुझे सर दर्द है, काश कि आज शनिवार होता, मेरा आज बहुत बुरा हाल है, तो आप अपनी स्थिति को अपने ही हाथों से खराब कर रहे हैं। इसका अभ्यास करें। यह एक बहुत आसान बात है, परंतु इसमें आज बहुत शक्ति है। जब भी कोई आपसे पूछे आप कैसे हैं या आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं, तो जवाब में हमेशा कहें बहुत बढ़िया, धन्यवाद, और आप कैसे हैं, या कहें बेहतरीन या शानदार। हर मौके पर कहें कि आप बढ़िया महसूस कर रहे हैं और आप सचमुच बढ़िया महसूस करने लगेंगे, और ज़्यादा बड़ा भी। एक ऐसे व्यक्ति बने जो हमेशा बढ़िया महसूस करता है, इससे दोस्त बनते हैं। दूसरा, दूसरे लोगों का वर्णन करते समय चमकीले, खुशनुमा, सकारात्मक शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करें। यह नियम बना लें कि आप अपने शब्दों, अपने सभी दोस्तों और सहयोगियों के लिए बड़े सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे। जब आप किसी के साथ किसी तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हों, तो आप इसके बड़े शब्दों में प्रशंसा करें। हाँ, वह बढ़िया आदमी है, लोग कहते हैं उसका काम बहुत बढ़िया है। इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप उसकी बुराई न करें या घटिया भाषा का इस्तेमाल न करें। देर से तीसरे व्यक्ति को पता चल जाता है कि आपने क्या कहा था, और आपने जो बुराई की थी वह आपको ही बुरा लग सकता है। तीसरा, दूसरों का उत्साह बढ़ाने के लिए सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। हर मौके पर लोगों की तारीफ़ करें। अपनी पत्नी या अपने बच्चे या अपने पति की हर रोज़ तारीफ़ करें। अपने साथ काम करने वालों की रोज़ तारीफ़ करें। अगर सच्ची तारीफ़ की जाए तो वह सफलता का औजार बन जाती है। इसका प्रयोग करें। इसका प्रयोग बार बार, हर बार करें। लोगों के हुलिये, उनके काम, उनकी उपलब्धियाँ, उनके परिवार की तारीफ़ करें। दूसरों के सामने योजना प्रस्तुत करते समय सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। जब लोग इस तरह की बातें सुनते हैं, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। हमारे सामने एक सुनहरा अवसर है, तो उनके दिमाग में आशा जग जाती है। परंतु जब वे इस तरह की कोई बात सुनते हैं, चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें, हमें यह काम करना है, तो दिमाग की फिल्म बोरिंग हो जाती है, और वे भी इसी तरह हो जाते हैं। जीत का वादा करें और इनकी आंखों में चमक आ जाएगी। जीत का वादा करें और आपको समर्थन हासिल हो जाएगा। महल बनाएं, कब्र न खोदें। यह न देखें कि क्या है, यह देखें कि क्या हो सकता है। बड़े चिंतक सिर्फ यह नहीं देखते कि क्या है, वे यह भी देखते हैं कि क्या हो सकता है।
यहाँ पर 4 उदाहरण दिए जा रहे हैं कि ऐसा किस तरह किया जाता। पहला, रियल एस्टेट की कीमत कैसे बढ़ती है। एक बेहद सफल रियल्टर जो ग्रामीण इलाके की जायदाद का विशेषज्ञ है का कहना है कि अगर हम भविष्य की कल्पना कर सकें तो इससे हमें बहुत लाभ हो सकता है। जहाँ आज कुछ नहीं है वहाँ कल क्या हो सकता है, इस बात की कल्पना करना हमें सीखना चाहिए। मेरे दोस्त ने कहा, ग्रामीण इलाके होने के कारण यहाँ ज़्यादातर ज़मीन जायदाद बहुत आकर्षक नहीं होती है। मैं इसलिए सफल हुआ हूँ क्योंकि मैं अपने ग्राहकों को यह नहीं बताता कि उनके फॉर्म की हालत अभी कैसी है। मैं अपने पूरे सेल्स प्लान को इस बात की तरफ बनाता हूँ कि यह भविष्य में क्या बन सकता है। ग्राहक को अगर मैं सीधे तरीके से यह बताऊँ, इस फॉर्म में इतने एकड़ ज़मीन, इतने एकड़ पेड़ हैं और यह शहर से इतने मील दूर है, तो इससे वह उत्साहित नहीं होगा और इसे कभी नहीं खरीदेगा। परंतु जब मैं उसे एक ऐसी योजना बताता हूँ कि इस फॉर्म में क्या क्या हो सकता है, तो वह इस फॉर्म को खुशी खुशी खरीद लेता है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा किस तरह करता हूँ। उसने अपना ब्रीफ केस खोला और एक फाइल निकाली। यह फॉर्म, उसने कहा, अभी हमारे पास आया है। यह भी बाकी फार्मों की तरह है। यह शहर से 43 मील की दूरी पर है। इसका घर टूटी फूटी हालत में है और पिछले 5 साल में यहाँ खेती नहीं हुई है। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने इस जगह का पूरा अध्ययन करने के लिए पिछले सप्ताह यहाँ 2 दिन गुजारे। मैंने पूरी जगह में चक्कर लगाए। मैंने पड़ोसी फार्मों को भी देखा। मैंने वर्तमान और प्रस्तावित हाईवे प्लान के संदर्भ में भी फार्म की लोकेशन को देखा। मैंने खुद से पूछा, यह फार्म किस बड़े काम के लिए उपयुक्त है। मुझे इसमें 3 संभावनाएं दिखी। तीनों की योजना बना ली है। मुझे हर योजना दिखाई। हर योजना स्पष्ट थी और विस्तार से बनी थी। एक प्लान में सुझाव दिया गया था कि फार्म को घुड़सवारी के अस्तबल में बदल दिया जाए। इस प्लान में बताया गया था कि विचार दमदार है, शहर बढ़ रहा है, लोग गाँव को ज़्यादा पसंद करने लगे, लोग मनोरंजन पर ज़्यादा खर्च करने लगे हैं, सड़कें अच्छी हैं। इस प्लान में बताया गया था कि किस तरह यहाँ पर काफ़ी घोड़े रखे जा सकते हैं, जिससे घुड़सवारी से काफ़ी आमदनी की जा सकती है। घुड़सवारी के अस्तबल का विचार काफ़ी अच्छा और प्रेरक था। योजना को स्पष्ट, प्रस्तुत और दमदार होना चाहिए। मैं देख सकता था कि पेड़ों के बीच से गुजरते हुए 1 दर्जन दंपति घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे। इसी तरीके से इस मेहनती सेल्समैन ने दूसरी विस्तृत योजना बनाई कि किस तरह से इसे वृक्षों के फार्म में बदला जा सकता है। और तीसरी योजना थी कि यहाँ पर वृक्षों के फार्म के साथ साथ पोल्ट्री फार्म भी शुरू किया जा सकता है। अब जब मैं अपने ग्राहकों पर चर्चा करता हूँ तो मुझे उन्हें यह विश्वास नहीं दिलाना होता है कि इसकी वर्तमान हालत में इस फार्म को खरीदना एक अच्छा सौदा है। मैं उन्हें एक तस्वीर दिखाता हूँ जिसमें फार्म पैसा बनाने वाले व्यवसाय बन जाता है। इससे मैं न सिर्फ ज़्यादा फार्म बेच सकता हूँ और ज़्यादा तेज़ी से भी बेच सकता हूँ, बल्कि ज़्यादा बेचने के मेरे तरीके का एक और फ़ायदा भी है। मैं अपने प्रतियोगियों से ज़्यादा कीमत पर फार्म बेच सकता हूँ। लोग ज़मीन और एक विचार के लिए जो कीमत देते हैं वह सिर्फ ज़मीन के लिए दी गई कीमत से स्वाभाविक तौर पर ज़्यादा होती है। इसी कारण ज़्यादातर लोग अपने फार्मों से मेरे यहाँ पर बेचना चाहते हैं और हर बिक्री पर मेरा कमीशन बढ़ता जाता है। इसका संदेह यह है कि वर्तमान में चीज़ें कैसी हैं यह देखने के बजाय यह देखें कि भविष्य में कैसी हो सकती है। कल्पना शक्ति से हर चीज़ ज़्यादा कीमती बन जाती है। बड़ा चिंतक हमेशा इस बात की कल्पना कर लेता है कि भविष्य में क्या किया जा सकता है। वह केवल वर्तमान में ही नहीं उलझा रहता। एक ग्राहक का मूल्य कितना होता है। एक डिपार्टमेंट स्टोर एग्जीक्यूटिव मैनेजरों की मीटिंग को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा, हालांकि मेरे विचार आपको पुराने ज़माने के लगेंगे, परंतु मैं इस विचारधारा की हूँ कि अगर आप अपने ग्राहकों से दोस्ताना शालीन व्यवहार करेंगे तो वे बार बार आपके पास आएंगे। एक दिन मैं अपने स्टोर में घूम रही थी। मैंने अपने सेल्समैन को एक ग्राहक से बहस करते हुए सुना। ग्राहक गुस्से में चला गया। इसके बाद सेल्समैन ने दूसरे सेल्समैन से कहा, मैं $1.98 के ग्राहक के पीछे अपना समय क्यों ख़राब करूं? इसकी ज़रूरत के सामान के लिए पूरे स्टोर को क्यों छानूं? वह इस काबिल नहीं है। मैं वहाँ से चली गई। एग्जीक्यूटिव ने कहा, परंतु मैं अपने दिमाग से इस बात को नहीं निकाल पाई। मैंने सोचा कि यह बहुत गंभीर मामला है। जब हमारे सेल्समैन अपने ग्राहकों को 1.98 की श्रेणी में रखते हैं, मैंने तभी यह फैसला किया कि सोच के इस ढंग को बदलना होगा। जब मैं वापस अपने ऑफिस में पहुंची
तो मैंने अपने रिसर्च डायरेक्टर को बुलाया और उससे पूछा कि हमारे स्टोर में पिछले साल औसत ग्राहक में कितने पैसे का माल खरीदा। उसने मुझे आंकड़ा बताया। उससे मुझे भी हैरत हुई। हमारे रिसर्च डायरेक्टर के आंकड़े के हिसाब से औसत ग्राहक ने हमारे स्टोर से $362 का सामान खरीदा है। इसके बाद मैंने अपने सुपरवाइज़र की मीटिंग बुलाई और उन्हें यह घटना बताई। फिर उन्होंने यह बताया कि हमारे ग्राहक का मूल्य वास्तव में कितना है। एक बार मैंने जब इन लोगों को यह समझा दिया कि किसी ग्राहक को एक बार की खरीदारी के हिसाब से नहीं तोलना चाहिए बल्कि सालाना खरीदारी के हिसाब से तोलना चाहिए, तो हमारे स्टोर में ग्राहकों के प्रति दृष्टिकोण पूरा बदल गया। रिटेलिंग एग्जीक्यूटिव की यह बात किसी भी तरह के बिजनेस पर लागू होती है। बार बार के बिजनेस में लाभ होता है। अक्सर कई धंधों में शुरुआत में तो लाभ होता ही नहीं। ग्राहकों की भविष्य की खरीद को देखें, यह न देखें कि वर्तमान में क्या खरीद रहे। ग्राहकों के मूल्यवान समझने से वे बड़े नियमित संरक्षकों में बदल जाते हैं। ग्राहकों को तुच्छ समझने से वे किसी दूसरी जगह से सामान खरीदने लगते हैं। एक विद्यार्थी ने एक बार मुझे यह महत्वपूर्ण घटना सुनाई और बताया कि वह एक रेस्तरां में कभी नाश्ता क्यों नहीं करता। एक दिन लंच के लिए विद्यार्थी ने कहा, मैंने एक नए रेस्तरां में जाने का फैसला किया। यह रेस्तरां 2 सप्ताह पहले ही खुला था। मेरे लिए अभी पैसा बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए मैंने सूचित कर लेता हूँ कि मैं जो खरीद रहा हूँ उसकी कीमत क्या है। मीट सेक्शन के पास से गुजरते समय मैंने टर्की को देखा और उस पर कीमत डली थी 39 सेंट। जब मैं कैश रजिस्टर के पास गया तो चेकर ने मेरी ट्रे को देखा और कहा 1.09। मैंने विनम्रता से दोबारा चेक करने के लिए कहा, क्योंकि मेरे हिसाब से बिल 99 सेंट का होना चाहिए था। मेरी तरफ घूरने के बाद उसने फिर से हिसाब जोड़ा। हिसाब में जो अंतर आ रहा था वह टर्की की कीमत के कारण था। उसने 39 सेंट की जगह मुझे 49 सेंट लिए थे। फिर मैंने उसका ध्यान इस साइन बोर्ड की तरफ खींचा जिसमें लिखा हुआ था 39 सेंट। इससे वह भड़क गई। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि साइन बोर्ड पर क्या लिखा है, इसका दाम है 49 सेंट। देखिए, यह रही आज की मूल्य सूची। किसी ने शायद गलती से वहाँ पर साइन बोर्ड लगा दिया होगा। आपको 49 सेंट ही देने होंगे। फिर मैंने उसे यह समझाने की कोशिश की कि मैंने टर्की ली ही नहीं थी, इसलिए उसका मूल्य 39 सेंट था। अगर इसका मूल्य 49 सेंट होता तो मैं इसकी जगह कोई दूसरी और चीज़ ले लेता। इसके बाद भी उसका जवाब था, चाहे जो भी हो आपको 49 सेंट देने ही होंगे। मैंने ऐसा ही किया क्योंकि वहाँ खड़े रहकर तमाशा खड़ा नहीं कर सकता था। परंतु मैंने उससे इसमें यह फैसला भी कर लिया कि मैं दोबारा इस रिश्तों में नहीं जाऊँगा। मैं हर साल लंच पर $250 खर्च करता हूँ और यह बात तो पक्की है कि मैं इस रिश्तों में एक पाई भी खर्च नहीं करूँगा। यह छोटे नज़रिए का एक उदाहरण है। चेकर ने कीमत का छोटा सा अंतर ही देखा। उसने संभावित $250 का सेल नहीं देखी। अंधे दूध वाले का मामला। हैरत की बात है कि लोग किस तरह भावी संभावनाओं के प्रति अंधे होते हैं। कुछ साल पहले एक युवा दूध वाला हमारे घर पर दूध के बिजनेस के सिलसिले में आया। मैंने उसे समझाया कि हमारा दूध वाला अच्छा दूध देता है और हम उसकी सेवाओं से संतुष्ट हैं। फिर मैंने उसे सुझाव दिया कि वह पड़ोस की महिला से पूछ ले। इसके जवाब में उसने कहा, मैंने पड़ोस की महिला से पहले ही बात कर ली है, परंतु वे 2 दिन में 1 कार्ड दूध ही लेते हैं और मैं इतनी कम रकम के लिए यहाँ रुकूं, यह फ़ायदे का सौदा नहीं होगा। शायद आपकी बात सही हो, मैंने कहा, परंतु जब आप मेरी पड़ोसन से बात कर रहे तो आपने यह नहीं देखा कि इस घर में दूध की मांग 1-2 महीने में बढ़ने वाली है। इसके यहाँ बच्चे पैदा होने वाले हैं जो निश्चित रूप से काफ़ी दूध पिएगा। उस युवक ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे घूसा मार दिया हो और फिर उसने कहा, कोई इंसान कितना अंधा हो सकता है। कभी जो परिवार 2 दिन में 1 कार्ट दूध खरीदता था, आज वही परिवार 2 दिन में 7 कार्ट दूध खरीदता है। परंतु वह दूध वाला भविष्यदर्शी नहीं था। वह छोटे बच्चों के अब 2 भाई और 2 छोटी बहन और हो चुके हैं और मुझे जानकारी मिली है कि उनके यहाँ एक और बच्चा पैदा होने वाला है। हम कितने अंधे हो सकते हैं। इसलिए यह देखें कि क्या हो सकता है, सिर्फ यही ना देखें कि क्या है। जो स्कूल टीचर जिम्मी के सिर्फ वर्तमान व्यवहार के बारे में सोचेगा वह यही सोचेगा कि जिम्मी बदतमीज, पिछड़ा और गंवार है। परंतु अगर टीचर ऐसा सोचेगा तो इससे जिम्मी का विकास नहीं हो पाएगा। परंतु जो टीचर जिम्मी की संभावनाओं को देख सकेगा वही उसका विकास कर पाएगा। ज़्यादातर लोग इसके डरों से गुजरते समय केवल हारे हुए शराबियों को देख पाते हैं, परंतु कुछ निष्ठावान लोग इसके डरों से गुजरते समय एक
सुधरे हुए नागरिक की संभावना को देख सकते हैं, और चूंकि वे भविष्य की संभावना को देख पाते हैं, इसलिए वे यहाँ पर एक सफल सुधार कार्यक्रम शुरू कर पाते हैं। कौन सी चीज़ आपका मूल्य तय करती है? कुछ सप्ताह पहले एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान एक युवक मुझसे मिलने आया और उसने मुझसे कहा कि वह मेरे साथ कुछ मिनट बात करना चाहता है। मैं इस युवक को जानता हूँ। उसकी उम्र अभी 26 साल है और यह बहुत ही गरीब घर से आया था। इसके अलावा मैं यह भी जानता था कि इसके शुरुआती वयस्क जीवन में इस पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा था। मैं यह भी जानता था कि वह ठोस भविष्य के लिए खुद को तैयार करने का सच्चा प्रयास कर रहा था। कॉफ़ी पीते हुए हमने उसकी तकनीकी समस्या का हल ढूंढ लिया और फिर हमारी चर्चा इस तरफ मुड़ गई कि किस तरह गरीब लोग भविष्य के प्रति आशावादी नज़रिया रखते। उनकी बातों से इस सवाल का सीधा और बढ़िया जवाब दिया। मेरे पास बैंक में $200 हैं। क्लर्क की मेरी नौकरी में तनख्वाह ज़्यादा नहीं है और न ही मेरी कोई जिम्मेदारी वाली नौकरी है। मेरी कार 4 साल पुरानी है और मैं अपनी पत्नी के साथ दूसरे मंजिल के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता हूँ। परंतु प्रोफेसर, उसने कहा, मैंने तय कर लिया है कि मेरे पास जो भी नहीं है उसे मैं अपनी राह में बाधा नहीं बनने दूंगा। मैं अपनी उस बात पूरी तरह नहीं समझ पाया, इसलिए मैंने उसे विस्तार से इसका पूरा मतलब समझाने के लिए कहा। देखिए, उसने कहा, मैं काफ़ी समय से लोगों का अध्ययन कर रहा हूँ और मैंने यह पाया है कि जो लोग गरीब होते हैं वे वर्तमान को देखते हैं। वे सिर्फ अपने वर्तमान को ही देख पाते हैं, वे भविष्य को नहीं देख पाते। वे सिर्फ अपने घटिया वर्तमान को ही देख पाते हैं। मेरे पड़ोसी का उदाहरण है। वह लगातार रोता रहता है कि उसकी तनख्वाह कम है, उसकी छत लगातार टपकती रहती है, प्रमोशन किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाता है, डॉक्टर के बिल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वह लगातार खुद को याद दिलाता रहता है कि वह गरीब है और इसलिए वह यहाँ मान लेता है कि हमेशा गरीब ही बना रहेगा। वह इस तरह व्यवहार कर रहा है जैसे उसे ज़िंदगी भर से टूटे फूटे अपार्टमेंट में रहने की सज़ा मिली हो। मेरा दोस्त अपने दिल की बात बोल रहा था और एक पल रुकने के बाद उसने आगे कहा, अगर मैं अपने वर्तमान की तरफ देखूं, पुरानी कार, कम तनख्वाह, सस्ता अपार्टमेंट और हैमबर्गर का भोजन, तो मैं यह जल्दी भी निराश हो जाऊंगा। मैं देखूंगा कि मेरी हस्ती कुछ भी नहीं है और मैं ज़िंदगी भर बिना हस्ती वाला आदमी बना रहूँगा। परंतु मैं अपने भविष्य की कल्पना करता हूँ। मैं यह देखता हूँ कि मैं कुछ साल बाद क्या बन सकता हूँ। मैं अपने आप को क्लर्क के रूप में नहीं देखता बल्कि एग्जीक्यूटिव के रूप में देखता हूँ। मैं अपने छोटे अपार्टमेंट को नहीं देखता हूँ बल्कि मैं बढ़िया नए उपनगरीय घर को देखता हूँ। और जब मैं अपने भविष्य को इस तरह देखता हूँ तो मैं ज़्यादा बड़ा अनुभव करता हूँ और बड़ा सोच पाता हूँ। और मेरे पास इस बात का बहुत अनुभव है कि इससे फ़ायदा होता है। क्या यह खुद को मूल्यवान बनाने की बढ़िया योजना नहीं है? यह युवक वास्तव में अच्छी ज़िंदगी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। उसने सफलता के इस मूलभूत सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लिया है। आपके पास क्या नहीं है यह महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसके बजाय यह महत्वपूर्ण होता है कि आपके पास भविष्य में क्या होगा। दुनिया हम पर कीमत का जो टैग लगाती है वह इस टैग के अनुरूप ही होता है जो हम खुद पर लगाते हैं। यहाँ आपको यह बताया जा रहा है कि आप किस तरह अपने भविष्य की शक्ति को विकसित कर सकते हैं, यानी आप अपनी संभावनाओं को किस तरह देख सकते हैं। मैं उन्हें मूल्य बढ़ाने का अभ्यास कहता हूँ। चीज़ों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। रियल एस्टेट का उदाहरण याद करें। खुद से पूछें, किस तरह मैं इस कमरे या इस घर का बिजनेस का मूल्य बढ़ा सकता हूँ। चीज़ों का मूल्य बढ़ाने के लिए विचार खोजें। कोई भी चीज़, चाहे वह खाली प्लॉट हो, घर हो या बिजनेस हो, उसका मूल्य वही होता है जो उसके प्रयोग के लिए विचार में छुपा होता है। लोगों का मूल्य बढ़ाने का प्रयास करें। जब आप अपनी सफलता की दुनिया में ऊपर और ऊपर जाएंगे तो आपके पास ज़्यादातर काम लोगों का विकास करना होगा। खुद से पूछिए, मैं किस तरह अपने अधीनस्थों का मूल्य बढ़ा सकता हूँ, मैं किस तरह उन्हें ज़्यादा प्रभावी बना सकता हूँ। याद रखें, किसी व्यक्ति से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए आपको उसकी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं की कल्पना करनी होती है। दूसरा, खुद का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। खुद के साथ हर रोज़ एक इंटरव्यू रखें। खुद से पूछें, आज मैं अपने आप को अधिक मूल्यवान बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। अपने मूल्य की कल्पना अपने वर्तमान से करें। इस बात से न करें कि आप आज क्या हैं, बल्कि अपने मूल्य की कल्पना अपने भविष्य से करें। इस बात से करें कि आप क्या कर सकते हैं। फिर इस संभावित मूल्य को हासिल करने के लिए अपने आप अपने दिमाग में आ जाएंगे। कोशिश करके देखें। मध्यम आकार की प्रिंटिंग कंपनी
60 कर्मचारी के रिटायर मालिक मैनेजर ने मुझे बताया कि उसने अपना उत्तराधिकारी कैसे चुना। 5 साल पहले उसने कहा, मुझे अकाउंटिंग और ऑफिस के बाकी काम के लिए अकाउंटेंट की ज़रूरत थी। मैंने हैरी नाम के 26 वर्षीय युवक को काम पर रख लिया। उसे प्रिंटिंग बिजनेस की कोई समझ नहीं थी, परंतु उसके रिकॉर्ड से पता चलता था कि वह एक अच्छा अकाउंटेंट था। 1.5 साल पहले जब मैं रिटायर हुआ तो हमने उसे अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर बना दिया। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हैरी में एक गुण ऐसा था जो उसे बाकी सभी लोगों से आगे कर देता। हैरी पूरी कंपनी में गंभीरता से रुचि लेता था। वह सिर्फ चेक नहीं लिखता था, वह सिर्फ रिकॉर्ड नहीं रखता था। जब भी वह देखता था कि वह बाकी कर्मचारियों की मदद करता है, वह तत्काल काम में जुट जाता था। हैरी के आने के 1 साल वक्त के भीतर हमारे कुछ कर्मचारी चले गए। हैरी मेरे पास एक फ्रिज बेनिफिट प्रोग्राम लेकर आया और उसका कहना था कि इसकी लागत कम आएगी, और इसमें सचमुच लाभ हुआ। हैरी ने और भी कई काम किए जिसने सिर्फ उसके विभाग को ही नहीं बल्कि पूरी कंपनी को फ़ायदा हुआ। हमारे उत्पादन विभाग की लागत अध्ययन तैयार किया और बताया कि किस तरह $30,000 की नई मशीनों में निवेश करके हम ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। एक बार हमारा माल नहीं बिक रहा था। हैरी हमारे सेल्स मैनेजर्स के पास गया और उसने इस तरह बात की कि सेल्स के बारे में मैं तो नहीं जानता, परंतु मैं आपकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। और उसने ऐसा ही किया। हैरी के दिमाग में कई अच्छे विचार थे, उसकी वजह से हमारी बिक्री बढ़ गई। जब भी कोई नया कर्मचारी कंपनी में आता है, हैरी उस आदमी की काफ़ी मदद करता है। हैरी पूरी कंपनी में रुचि लेता है। जब मैं रिटायर हुआ तो हैरी ही मेरा उत्तराधिकारी बनने लायक था, परंतु मुझे गलत मत समझना। मेरे दोस्त ने कहा, हैरी ने उत्तराधिकारी बनने के लिए कोई कोशिश नहीं की। वह किसी के काम में अड़ंगा नहीं लगाता था। वह नकारात्मक रूप से आक्रामक नहीं था। वह लोगों को पीठ पीछे बुराई नहीं करता था और वह ऑर्डर भी नहीं देता था। वह सिर्फ मदद करता था। हैरी इस तरह बर्ताव करता था जैसे कंपनी में होने वाली हर चीज़ उसे फ़र्क पड़ता है। उसने कंपनी के बिजनेस को अपना बिजनेस मान लिया था। हैरी के उदाहरण से हम भी सीख सकते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ और यही काफ़ी है वाला रवैया छोटी नकारात्मक सोच है। बड़े चिंतक अपने आप को टीम के सदस्य के रूप में देखते हैं और अकेले नहीं बल्कि टीम के साथ जीतते या हारते हैं। वे जितनी मदद कर सकते हैं करते हैं, चाहे इसके बदले में उन्हें कोई सीधा लाभ हो रहा हो या ना हो रहा हो। वह आदमी जो अपने डिपार्टमेंट के बाहर की हर समस्या को यह कहकर टाल देता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, उसी डिपार्टमेंट के लोगों को इस बात की जानकारी चिंता करने दो। उसका रवैया उसे कभी लीडर नहीं बना सकता है। इसका अभ्यास करें, बड़े चिंतक बनने का अभ्यास करें। कंपनी की रुचि को अपनी रुचि की तरह देखें। बड़ी कंपनियों में काम करने वाले बहुत से कम लोग अपनी कंपनी में सच्ची निस्वार्थ रुचि लेते हैं, परंतु बहुत कम लोग ही बड़े चिंतक बनने के काबिल होते हैं। और इन्हीं थोड़े से लोगों को ज़्यादा जिम्मेदारी, ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरियां दी जाती है। बहुत से लोग अपनी उपलब्धि की राह में छोटी, घटिया, महत्वहीन चीज़ों को बाधा बना लेते हैं। हम इन 4 उदाहरण को देखें। अच्छे भाषण के लिए क्या ज़रूरी होता है? हर व्यक्ति चाहता है कि उसके सामने बढ़िया बोल सके, परंतु ज़्यादातर लोगों की यही चाहत पूरी नहीं हो पाती। ज़्यादातर लोग घटिया वक्ता होते हैं। क्यों? इसका कारण सीधा सा है। ज़्यादातर लोग बोलते समय बड़ी महत्वपूर्ण बातों के बजाय छोटी घटिया बातों पर ध्यान देते हैं। चर्चा की तैयारी करते समय ज़्यादातर लोग खुद को मानसिक निर्देश देते रहते हैं। मुझे सीधे खड़े रहना चाहिए, इधर उधर नहीं हिलना है और अपने हाथों को प्रयोग नहीं करना है। जनता को यह पता न चलने दें कि आप नोट्स की मदद ले रहे हैं। याद रखें, ग्रामर की गलती न होने दें। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी टाई सीधी है। ज़ोर से बोलें पर ज़्यादा ज़ोर से नहीं, इत्यादि। जब वक्ता बोलने के लिए खड़ा होता है तो वह क्या होता है? वह डरा हुआ होता है, क्योंकि उसने अपने दिमाग में एक सूची बना ली है कि उसे क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्या मैंने कोई गलती कर दी है? संक्षेप में वह फ्लॉप हो जाता है। वह इसलिए फ्लॉप हो जाता है क्योंकि उसने एक अच्छे वक्ता के छोटी घटिया तुलनात्मक रूप से महत्वपूर्ण गुणों को ध्यान केंद्रित किया है, और अच्छा वक्ता के बड़े गुणों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। जिस बारे में आप बोलना चाह रहे हैं उसका ज्ञान और दूसरे लोगों को बताने की उत्कृष्ट इच्छा। अच्छे वक्ता का इम्तिहान इस बात में नहीं होता है कि वह सीधा खड़ा होता है या नहीं, वह ग्रामर में गलतियाँ करता है या नहीं, बल्कि इस बात में होता है कि वह जनता तक
अपनी बात अच्छी तरह से पहुंचा पाता है या नहीं। हमारे ज़्यादातर चोटी के वक्ताओं में कई सारे दोष होते हैं। कईयों की तो आवाज़ ही खराब है। अमेरिका के बहुत से प्रसिद्ध वक्ताओं को तो अगर भाषण देने की परीक्षा में बिठाया जाए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो इसमें से कई तो फेल हो जाएंगे। परंतु इन सभी सफल सार्वजनिक वक्ताओं में एक बात पाई जाती है, उनके पास कहने को कुछ होता है और उनमें दूसरे लोगों को अपनी बात बताने की प्रबल इच्छा होती है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर जनता में सफलता से बोलने की कला को प्रभावित न होने दें। झगड़े की वजह क्या होती है? कभी आपने खुद से सवाल किया कि आखिर झगड़े की वजह क्या होती है? 99% मामलों में झगड़े छोटी छोटी महत्वहीन बातों से शुरू होती हैं। जैसे जॉन थोड़ा थका हुआ तनाव में घर लौटता है, डिनर में उसे मज़ा नहीं आता और वह शिकायत करने लगता है। उसकी पत्नी जॉन का दिन भी अच्छा नहीं गुजरा, इसलिए वह आत्मरक्षा में कह देती है, इस बजट में तो इससे अच्छा खाना कैसे बनाऊं। या अगर हमारे पास बाकी सबकी तरह नया गैस स्टोव हो तो मैं इसे बेहतर खाना बना सकती हूँ। इससे जॉन का गर्व आहत हो जाता है और वह बदले में जॉन पर हमला कर देता है। देखो जॉन, सवाल पैसे की कमी का नहीं है, सवाल इस बात का है कि तुम्हें घर चलाना नहीं आता है। और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। जब तक शांति स्थापित होती है तब तक दोनों पक्ष एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगा चुके होते हैं। एक दूसरे के माँ बाप, सेक्स, पैसे, शादी से पहले के वादे, शादी के बाद के वादे और इसी तरह से गंभीर मामलों के बीच में लाया जाता है। दोनों ही दल युद्ध में तनावग्रस्त और नर्वस होते हैं। दोनों के मतभेद पूरी तरह सुलझ पाते और दोनों ही अपनी अगली लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए नए हथियार मिल जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, छोटे चिंतन की वजह से ज़्यादातर झगड़े होते हैं। इसलिए झगड़ों से आकर आप बचना चाहते हैं तो आपको चिंतन छोटे से बचना होगा। यहाँ एक आजमाई हुई तकनीक बताई जा रही है। किसी की शिकायत करने से पहले, उस पर आरोप लगाने से पहले, उसे डांटने से पहले, आत्मरक्षा में उस पर हमला करने से पहले खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण है? ज़्यादातर मामला महत्वपूर्ण होता ही नहीं और आप झगड़े से बच जाते हैं। खुद से पूछें, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है कि उसकी सिगरेट की राख बिखर गई, या उसने टूथपेस्ट के ढक्कन नहीं लगाया था, या वह शाम को देर से घर लौटा? क्या सचमुच महत्वपूर्ण है कि उसने थोड़ा पैसा उड़ा दिया है, या उसने कुछ ऐसे लोगों को घर पर बुलवा लिया है जिन्हें मैं पसंद नहीं करता? जब आप नकारात्मक क्रिया करने वाले हों तो खुद से पूछें, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है? इस सवाल में जादू है। और क्या आपके घर का माहौल सुधर सकता है? ये ऑफिस में भी काम करता है। जब आपके सामने वाला ड्राइवर आपके सामने कट मारता है तो यह ट्रैफिक में भी काम करता है। यह ज़िंदगी की किसी भी ऐसी परिस्थिति में काम करता है जिसमें झगड़े का अंदेशा हो। जॉन का सबसे छोटा ऑफिस मिला और वह बर्बाद हो गया। कुछ साल पहले मैंने देखा कि छोटे चिंतन के कारण किस तरह एक आदमी का एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में अच्छी संभावनाओं वाला करियर तबाह हो गया। विज्ञापन कंपनी में समान पदों पर कार्यरत युवा एग्जीक्यूटिव को नए ऑफिस दिए गए। 3 ऑफिस तो आकार प्रकार एवं साज सज्जा में एक से थे, परंतु चौथा ऑफिस थोड़ा छोटा था। जेएम को चौथा ऑफिस दिया गया। इससे उसका गर्व आहत हुआ। तत्काल उसे गुस्सा हुआ और महसूस हुआ कि उसके साथ भेदभाव किया गया है। नकारात्मक चिंतन, गुस्सा, कड़वाहट, ईर्ष्या ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। जेएम को लगने लगा कि लोग उसे कम योग्य समझते हैं। परिणाम यह हुआ कि जेएम अपने साथी एग्जीक्यूटिव के प्रति शत्रुता रखने लगा। सहयोग करने के बजाय वह उसके प्रयासों को विफल करने की कोशिश करने लगा। माहौल बिगड़ता गया। 3 महीने बाद जेएम का व्यवहार इतना खराब हो गया कि मैनेजमेंट के पास उसे हटाने के सिवा कोई और चारा ही नहीं था। एक छोटी सी बात पर जरा बुरा मानने के कारण जेएम का कैरियर तबाह हो गया। भेदभाव के बारे में सोचने से उससे इतनी जल्दी थी कि वह यह नहीं देख पाया कि कंपनी तेजी से विकास कर रही थी और ऑफिस की जगह की कमी थी। उसने यह नहीं सोचा कि जिस एग्जीक्यूटिव ने ऑफिस बांटे थे उसे तो यह भी पता नहीं था कौन सा ऑफिस छोटा है और कौन सा बड़ा। सिवाय जेएम के कंपनी और किसी के आदमी का ऐसा नहीं लगा उसने छोटे ऑफिस से उसकी इज्जत घट गई हो। महत्वहीन बातों पर बड़ी छोटी सोच से आप आहत हो सकते हैं। जैसे आपका नाम डिपार्टमेंट की सूची में सबसे आखिर में लिख दिया जाए, या आपको ऑफिस की किसी मेमो की चौथी कार्बन कॉपी दी जाए। बड़ा सोचें और इन छोटी छोटी बातों का बुरा मानना छोड़ दें। हकलाने के बावजूद सफलता पाई जा सकती है। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया कि अगर
सेल्समैन में दूसरे गुण हों तो सेल्समैनशिप में हकलाने के बावजूद सफलता पाई जा सकती है। मेरा एक दोस्त भी सेल्स एग्जीक्यूटिव है और वह मजाकिया स्वभाव का है। कुछ महीने पहले मेरे इस मजाकिया दोस्त के पास एक युवक आया और उसने सेल्समैन की नौकरी मांगी। इस युवक को हकलाने की आदत थी और मेरे दोस्त ने फैसला किया कि वह मेरे साथ मजाक कर सकता है। इसलिए मेरे दोस्त ने इस हकलाने वाले उम्मीदवार से कहा कि उसे तो सेल्समैन की ज़रूरत नहीं है, परंतु उसके एक दोस्त यानी कि मुझे एक सेल्समैन की ज़रूरत है। फिर उसने मुझे फ़ोन किया और मुझे उस युवक की तारीफ़ कर दी कि मुझे कहना पड़ा अभी मेरे पास उसे भेज दो। 30 मिनट बाद वह युवक मेरे सामने खड़ा था। उनके 3 शब्द बोलने से पहले ही मैं समझ गया कि मेरे दोस्त ने मेरे पास क्यों भेजा था। मैं जैक आर, उसने कहा। मिस्टर एक्स ने मुझे आपके पास भेजा है। हर शब्द बोलने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ रहा था। मैंने खुद से सोचा यह आदमी $1 के नोट को वॉल स्ट्रीट में 90 सेंट में भी नहीं बेच पाएगा। मुझे अपने दोस्त पर गुस्सा आया, परंतु मुझे उस युवक से सच्ची हमदर्दी भी थी। इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम उससे कुछ विनम्र प्रश्न तो पूछ लिया जाए ताकि मैं कोई अच्छा सा बहाना बना सकूं कि उसे काम पर क्यों नहीं रखा जा सकता है। चर्चा के दौरान मैंने पाया कि यह आदमी काम का था, उसमें बुद्धि थी, उसमें आत्मविश्वास था, परंतु इसके बावजूद मैं इस तथ्य को नहीं पचा पाया कि वह हकलाता है। आखिरकार मैंने उसके इंटरव्यू का आखिरी सवाल करने का फैसला किया। आपने यह कैसे सोचा कि आप इस जॉब में सफल हो पाएंगे? उसने जवाब दिया, मैं तेज़ी से सीख सकता हूँ, मैं लोगों को पसंद करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आपकी कंपनी अच्छी है और मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। अभी मैं साथ हकलाने की समस्या है, परंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इससे और को भी परेशानी होगी। उसके जवाब ने मुझे बता दिया कि उसके पास सेल्समैन बनने की सचमुच महत्वपूर्ण योग्यता थी। मैंने तत्काल उसे मौका देने का फैसला कर लिया और आपको यह जानकर हैरत होगी कि एक सफल सेल्समैन बन चुका है। अगर बाकी बड़ी योग्यताएं हों तो बोलने वाले व्यवसाय में हकलाने की आदत भी आपकी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती है। इन 3 उपायों का अभ्यास करें ताकि आप छोटी छोटी बातों के बारे में सकारात्मक रूप से सोच सकें। अपनी नज़र बड़े लक्ष्य पर लगाएं। पहला, कई बार हम उस सेल्समैन की तरह सोचते हैं जो सामान बेचने में सफल रहने के बाद अपने मैनेजर को बताता है, परंतु मैंने ग्राहक के सामने साबित कर दिया है कि वह गलती पर था। बेचने का बड़ा लक्ष्य सामान बेचना होता है, बहस में जीतना नहीं होता है। शादी में बड़ा लक्ष्य शांति, सुख, खुशी होता है, बहस में जीतना नहीं होता है। या कहना नहीं होता है कि मैं तुम्हें यह बात पहले ही बता सकता हूँ। कर्मचारियों के साथ काम करते समय बड़ा लक्ष्य उसकी पूरी क्षमता का उपयोग करना होता है। छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें नीचा दिखाना नहीं होता है। पड़ोसियों के साथ बड़ा लक्ष्य आपसी सम्मान और दोस्ती होता है। यह देखना नहीं होता कि उसका कुत्ता कभी कभार रात में भौंकता है, इसलिए इस कुत्ते को जंगल में छोड़ देना चाहिए। मिलिट्री की भाषा में कहा जाए तो संग्राम में हार कर युद्ध जीतना बेहतर होता है, संग्राम से जीतकर युद्ध हारना अच्छा नहीं होता है। अपनी नज़र को बड़े लक्ष्य पर जमाएं रखें। खुद से पूछें क्या है सचमुच महत्वपूर्ण है। नकारात्मक रूप से उत्तेजित होने के बजाय आप अपने आप से पूछें क्या यह मामला इतना महत्वपूर्ण है, इस बारे में मैं इतनी चिंता करूं। अगर आप खुद से यह सवाल पूछेंगे तो आप छोटे छोटे मामलों पर कुंठित होने से बच सकते हैं। अगर हम झगड़े की परिस्थितियों में खुद से पूछें क्या है सचमुच महत्वपूर्ण है तो हम हर कम से कम 90% झगड़ों से बच सकते हैं। छोटेपन के जाल में न फंसे। भाषण देते समय समस्याएं पैदा करने के बजाय समस्याएं सुलझाएं। कर्मचारियों को सलाह देते समय उन्हीं बातों पर ध्यान केंद्रित करें जो महत्वपूर्ण है, जिनसे फ़र्क पड़ता है। सतही मुद्दों में उलझ कर न जाए, महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सोच का आकार नापने के लिए टेस्ट दें। नीचे बाएं कॉलम में कुछ आम स्थितियाँ दी गई हैं। बीच वाले और दाएं कॉलम में यह तुलना की गई है कि इसी स्थिति का सामना छोटे चिंतक और बड़े चिंतक किस तरह से करते हैं। खुद ही देख लें, फिर फैसला करें कि जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ मैं किस रास्ते पर चलकर पहुँच सकता हूँ, छोटे चिंतन या बड़े चिंतन से। एक ही परिस्थिति का सामना 2 तरीकों से किया जा सकता है, फैसला आपके साथ में। अब हम ऐसे 3 चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जिसमें परिस्थिति दी गई है, छोटे चिंतन की शैली दी गई है और बड़े चिंतन की शैली गई। तो चलिए
खर्च का अकाउंट, परिस्थिति है खर्च का अकाउंट। छोटे चिंतक की शैली है खर्च में कटौती करके आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजता है। बड़ा चिंतक ज़्यादा माल बेचकर आमदनी बढ़ाने के बारे में सोचता है। दूसरा, परिस्थिति है चर्चा, अपने दोस्तों, अर्थव्यवस्था, अपनी कंपनियों के नकारात्मक पहलुओं के बारे में बात करता है, जो छोटे चिंतक होते हैं। और बड़े चिंतक अपने दोस्तों, कंपनी, प्रतियोगी कंपनियों के सकारात्मक पहलुओं के बारे में बात करता है। परिस्थिति है प्रगति, छंटनी करने या यथास्थिति बनाए रखने में विश्वास करता है, जो छोटे चिंतक होते हैं। जो बड़े चिंतक होते हैं वो विस्तार में विश्वास करता है। परिस्थिति है भविष्य, भविष्य में ज़्यादा संभावना नहीं देखता है, जो छोटा चिंतक होता है। बड़ा चिंतक बहुत उज्जवल भविष्य देखता है। परिस्थिति है काम, काम से बचने के तरीके खोजता है। बड़े चिंतक क्या करता है, ज़्यादा काम और ज़्यादा काम करने के ज़्यादा असरदार तरीके खोजता है, विशेष तौर पर दूसरों की मदद करने के लिए। परिस्थिति है प्रतियोगिता, औसत लोगों के साथ प्रतियोगिता करता है। बड़े चिंतक क्या करता है, सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ प्रतियोगिता रखता है। परिस्थिति है बजट, छोटे चिंतक की आवश्यक मदों में कटौती करके पैसे बचाने की कोशिश तरीके की समस्या खोजता है। बड़ा चिंतक क्या करता है, आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजता है और आवश्यक मदों में ज़्यादा खर्च करता है। परिस्थिति है लक्ष्य, छोटे चिंतक छोटे लक्ष्य बनाता है, बड़े चिंतक बड़े लक्ष्य बनाता है। परिस्थिति लक्ष्य की दृष्टि, छोटे चिंतक केवल छोटे समय के लिए लक्ष्य बनाता है, बड़े चिंतक लंबे समय के लिए लक्ष्य बनाता है। परिस्थिति है सुरक्षा, छोटे चिंतक सुरक्षा की समस्याओं में उलझा रहता है। वह यह मानता है कि सफलता मिलेगी तो सुरक्षा अपने आप मिल जाएगी। परिस्थिति है साथी, छोटे चिंतकों से घिरा रहता है, बड़े चिंतक बड़े प्रगतिशील विचारों वाले लोगों से घिरा रहता है। परिस्थिति है गलतियाँ, छोटे चिंतक छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, बड़े चिंतक महत्वहीन बातों, छोटी छोटी गलतियों को राई का पहाड़ बना देता है और नज़रअंदाज कर देता है। याद रखें, बड़ी सोच से हर तरह से फ़ायदा होता है। पहला, अपने आप को सस्ते में न बेचें, खुद के कम मूल्यांकन का अपराध कभी न करें, अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यह जान लें, आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। बड़े चिंतक की शब्दावली का प्रयोग करें, बड़े चमकीले आशावादी शब्दों का प्रयोग करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे विजय, आशा, सुख, आनंद के भाव निकलते हों। ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिनसे असफलता, हार, दुख के निराशाजनक चित्र बनते हों। अपनी दृष्टि को विस्तार दें, सिर्फ यह न देखें कि क्या है, बल्कि यह भी देखें कि क्या हो सकता है। चीज़ें खुद लोगों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। अपनी नौकरी के बारे में बड़ा दृष्टिकोण रखें हैं। सोचें, सचमुच सोचें कि आपकी वर्तमान नौकरी महत्वपूर्ण है। आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में क्या सोचते हैं, इसी बात पर आपका अगला प्रमोशन निर्भर करता है। छोटी छोटी बातों से ऊपर उठें, अपने ध्यान को बड़े लक्ष्यों पर लगाएं। छोटे मामलों में उलझने के बजाय खुद से पूछें, क्या है सचमुच महत्वपूर्ण है। ये सब बातें सोचकर आप बड़ा बन सकते हैं और बड़ी सोच को बड़ा बना सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।